नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2025 और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया। तो देखिए, जार्डन जो है इसने दावा किया है कि जार्डन में कुष्ठ रोग पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। देखिए, कुष्ठ रोग को हम लेप्रोसी कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको कोढ़ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आपको बता दें, जार्डन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कुष्ठ रोग को यानी लेप्रोसी को समाप्त कर दिया है। और इस सफलता का श्रेय व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों, प्रारंभिक पहचान पहलों और मुफ्त उपचार कार्यक्रम को दिया जाता है। आपको बता दें, कुष्ठ रोग क्या है। देखिए, कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है। इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है। और इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और आपको बता दें, कुष्ठ रोग से त्वचा, आंखें, नाक, गला और परिधीय तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। तो कुष्ठ रोग के बारे में दो चीज़ याद रखिए कि कुष्ठ रोग, पहला तो यह है कि जार्डन में पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। दूसरा, ये एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित बीमारी है। और इस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसके कारण कुष्ठ रोग होता है। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने द न्यूज इंस्टीट्यूट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है ताकि कमजोर परिवारों के सामाजिक आजीविका विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो देखिए, आपको बता दें, अभी हाल ही में मेघालय की सरकार ने जो है द न्यूज इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है ताकि कमजोर परिवारों के सामाजिक और आजीविका विकास को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, मेघालय की सरकार ने जो ये समझौता किया है, इस समझौते के तहत 50,000 कमजोर परिवारों का समर्थन किया जा सके, इसलिए ये समझौता किया है जिसमें विशेष ध्यान एकल माताओं पर है। यानी कि मेघालय सरकार का टारगेट है कि मेघालय में जो 50,000 लगभग कमजोर परिवार हैं उनको जो है सपोर्ट किया जाएगा। और स्पेशली जो एकल माताएं हैं यानी सिंगल मदर हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यानी कि उनका जो है आजीविका विकास किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जाएंगे। मेघालय की बात करें तो इसकी कैपिटल शिलोंग है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कानराड संगमा। मेघालय के गवर्नर हैं CH विजय शंकर। और तीसरा कि चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। तो देखिए, चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करती है। और चेंचू जो है ये आंध्र प्रदेश के नल्ला माला जंगलों में रहने वाली तेलुगु भाषी जनजाति है। आधुनिकता के कारण मनरेगा के तहत घटते काम से जो है ये जूझ रही है, मतलब पैसे की समस्या हो गई है चेंचू जनजाति को, क्योंकि इनकी आजीविका का स्रोत जो था मनरेगा वगैरह, तो वहाँ पे काम कम मिल रहा है इसे। देखिए, चेंचू जो है ये छोटे गांव में रहते हैं जिन्हें पेंटा कहा जाता है। और ये फलों, कंद, शहद और इमली जैसे वन उत्पादों को इकट्ठा करके न्यूनतम आय अर्जित करते हैं। और ये शिकार के लिए धनुष, तीर और चाकू पर निर्भर रहते हैं। चेंचू का श्री शैलम मंदिर से संबंध भी है, वहाँ उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है। तो ये विशेष लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें जहाँ पर ये चेंचू जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू हैं। और गवर्नर हैं यहाँ के S अब्दुल नजीर। और जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। चौथा है थिरुकुरुगुंडी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जो आपका ये थिरुकुरुगुंडी मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये मंदिर चर्चा में क्यों है। देखिए, थिरुकुरुगुंडी मंदिर जिनमें नाम्बी रायर मंदिर, तिरुमलाई नाम्बी मंदिर और अनिलीश्वरार मंदिर शामिल हैं। ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में नेलवेली जिले में स्थित है। और इसके बारे में करंट न्यूज ये है कि अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में इन मंदिरों से 9वीं सदी के पांड्य काल के शिलालेखों का दस्तावेज जारी किया है। और ये शिलालेख ऐतिहासिक दान को दर्शाते हैं जिनमें मंदिर के दीपों के लिए भेड़ें और बागीचों के लिए कर मुक्त भूमि शामिल हैं, जो कि विजयनगर शासन के दौरान इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक प्रथाओं को उजागर करते हैं। तो थिरुकुरुगुंडी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। और क्यों ये चर्चा में है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर पांड्य काल के शिलालेख वगैरह पाए गए हैं। ठीक है।
और पांचवा कि हाल ही में किस देश ने ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति का उपयोग किया है। देखिए एनाकोंडा रणनीति क्या है ये आपको मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ, आगे ध्यान सुनिए। देखिए अभी हाल ही में इस एनाकोंडा रणनीति का उपयोग जो है चीन ने किया है ताइवान के खिलाफ। और देखिए इसी एनाकोंडा रणनीति का उपयोग जो है चीन ने अभी हाल ही में कहाँ कहाँ कर लिया है, पाकिस्तान में भी किया है, बांग्लादेश में भी किया है, और इसके पहले जो है इसने मालदीव में भी किया था। वहाँ की सरकारें जो है संकट में आ गई थी। उसके बाद फिर श्रीलंका में भी किया था। तो लगभग 4 देशों को अस्थिर कर चुका है। ताइवान में भी इसकी बारी है, और इसके पहले भी कई सारे देशों में, भूटान वगैरह को इसने खा ही लिया है। इसीलिए चीन का नाम ड्रैगन रखा गया है। देखिए ताइवान की नौसेना का दावा है कि चीन की सेना द्वीप के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति का उपयोग कर रही है। और ये रणनीति जो है ये यूनियन जनरल विनफील्ड स्कॉट की गृह युद्ध योजना से प्रेरित है, जो कि दुश्मन का एनाकोंडा की तरह घेरने का प्रयास है। देखिए दुश्मन, जैसे मान लीजिए हमारा ये देश भारत है, तो भारत को भी चीन जो है अपने इसी एनाकोंडा रणनीति से घेर रहा है। श्रीलंका में, इधर इधर मालदीव में, फिर इधर बांग्लादेश में, फिर इधर जो है पाकिस्तान में, इधर देखिए इतना तो घेर ही चुका है ये। तो ये इन सभी देशों को मदद करके इनको कर्जदार बना के अपने अंडर में ले रहा है, और ऐसे भारत को घेर रहा है ताकि भारत पे भी ये कब्जा कर सके। तो ये है एनाकोंडा रणनीति। और देखिए चीन का लक्ष्य है ताइवान को आर्थिक और सैन्य रूप से अलग थलग करना, जिसमें सैन्य गतिविधियां, मनोवैज्ञानिक रणनीतियां और साइबर युद्ध शामिल है। इसका उद्देश्य बिना प्रत्यक्ष आक्रमण के ताइवान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना है। तो यह है चीन की नीति। और छठवां प्रश्न है कि चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हाल ही में खबरों में था, ये किस देश में स्थित है। नाम देखिए कितना अजीब है, चश्मा। ठीक है, तो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में बन रहा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। ये पाकिस्तान जो है चीन की मदद से इस पावर प्लांट को बना रहा है। आइए इसके बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। देखिए पाकिस्तान अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 यानी कि C5 का निर्माण कर रहा है, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट होगी। और C5 में जो है चीनी हुआलोंग तीसरी पीढ़ी का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, जिसमें उन्नत सुरक्षा प्रणाली और 60 साल की आयु सीमा इसकी है, जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना है। ठीक है, यानी 60 सालों तक ये बिजली प्रदान करेगा 1200 मेगावाट तक। ठीक है, तो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में बन रहा है, यह रखिएगा। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सातवां की अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी ने एजेंसी जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो देखिए NIA। देखिए NIA को अंग्रेजी में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, हिंदी में इसको राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी कहते हैं। तो ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और आपको बता दें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी ने 2024 के लिए 100% दोष सिद्धि दर की घोषणा की है, और 25 हाई प्रोफाइल मामलों में 68 व्यक्तियों को दोषी ठहराया है 2024 में। और NIA यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी ने 80 मामलों में 210 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 24 मामले वामपंथी उग्रवाद और 18 मामले पूर्वोत्तर विद्रोह से संबंधित थे। और आपको बता दें NIA के बारे में, NIA यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी जो है ये मुंबई आतंकी हमलों के बाद 2008 में आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी का स्थापना किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और ये एजेंसी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इससे महानिदेशक के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। यानी कि एक महानिदेशक का अपॉइंटमेंट होता है जो इस NIA का चीफ होता है। ठीक है, वही इसको कंट्रोल करता है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो आपका राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी है, इसको कौन कंट्रोल करता है, गृह मंत्रालय। तो ये इसको आदेश देगा तभी ये कोई एक्शन लेगा। ठीक है, आठवां की महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में घने जंगल बनाने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए प्रयागराज में जो है मियावाकी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है वहाँ पर घने जंगल बनाने के लिए, ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। आपको बता दें जापानी वनस्पति विज्ञानी अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित किया गया जो मियावाकी तकनीकी है, ये देसी प्रजातियों को पास पास लगाकर वन विकास को तेज करता है। यानी कि जो देसी पौधे होते हैं उनको पास पास लगाया जाता है ताकि खूब घनघोर वन हो। और आपको बता दें ये विधि जैव विविधता बढ़ाती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाती है, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारती है,
और शहरी क्षेत्रों में भी हरे भरे स्थान बनाती है। और देखिए प्रयागराज में इस तकनीकी का उपयोग करके कुल 1.2 लाख से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए गए हैं, जो कि महाकुंभ 2025 से पहले वायु गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हैं। तो मियावाकी तकनीकी का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में घने जंगल बनाने के लिए, ठीक है। और मियावाकी कौन थे? ये एक जापानी पर्यावरणविद थे। इन्होंने इस मियावाकी तकनीकी को विकसित किया था। नवा प्रश्न है कि कौन सा संस्थान आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमिया फ़ोन तकनीकी विकसित कर रहा है? देखिए एक और तकनीकी आ गई, एनीमिया फ़ोन तकनीकी। और एनीमिया फ़ोन तकनीकी जो है ये कार्नेल विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है और इसका उपयोग अब भारत भी करेगा, भारत में एनीमिया से लड़ने के लिए। देखिए कार्नेल विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित एनीमिया फ़ोन अब भारत में एनीमिया, महिलाओं के स्वास्थ्य और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कार्यक्रमों का हिस्सा है। ये आयरन की कमी का त्वरित, सटीक और कम लागत वाला आकलन प्रदान करता है। और आपको बता दें भारत में 50% से 70% तक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से प्रभावित होती हैं, जिसमें आयरन की कमी मुख्य कारण है। और ये जो आपकी टेक्निक है, ये टेक्निक जो अमेरिका से ली जा रही है, ये जो है उपकरण टेस्ट स्ट्रिप पर रक्त की एक बूंद का उपयोग करके करता है, मतलब टेस्ट करता है। जैसे कोविड परीक्षण में आपने देखा होगा, ऐसे एक पट्टी होती है, यहाँ पे गोला होता है और यहाँ पे जो है एक ऐसी पट्टी बनी होती है। तो यहाँ पे अपना ब्लड डालेंगे तो इसमें पट्टी में लकीरें बनती हैं। एक लकीर है तो कुछ नहीं है, अगर 2 लकीरें बन गई तो आपको पता चल जाएगा कोविड पॉजिटिव है। प्रेगनेंसी भी किट भी ऐसी होती है। उसी प्रकार ये जो आपकी तकनीकी है एनीमिया फ़ोन तकनीकी, ये भी कुछ इसी प्रकार काम करती है। यानी कि महिलाओं का ब्लड लेके चुआया जाएगा, वो बता देगा कि इसमें खून की कमी कितने परसेंट है, ठीक है। तो ये जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एनीमिया फ़ोन तकनीकी है इसको विकसित किया है कार्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका ने। और इस तकनीकी का उपयोग अब भारत में जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनके अंदर एनीमिया का पता लगाने के लिए किया जाएगा, ठीक है। और 10वां प्रश्न है कि कौन सा संस्थान जो है सेंट्रल संदिग्ध रजिस्टर विकसित कर रहा है? तो देखिए सेंट्रल संदिग्ध रजिस्टर को विकसित कर रहा है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। आपको बता दें ऑनलाइन सेंट्रल संदिग्ध रजिस्टर ने 6 लाख धोखाधड़ी लेन देन को रोका है, जिससे कुल 18,000 करोड़ की बचत हुई है। ये साइबर अपराधियों की पहचान के रजिस्टर के साथ धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करता है। इसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें जो है 14 लाख साइबर अपराधियों का डेटा शामिल है। तो आपको बता दें कि जो सेंट्रल संदिग्ध रजिस्टर है ये जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है और इसने भी हाल ही में 6 लाख धोखाधड़ी लेन देन को रोका है, जिससे 18,000 करोड़ की बचत हुई है। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल। देखिए मोबाइल पे अवेयरनेस भी दिखाई मतलब जब आप किसी को कॉल करेंगे तो वो बता रहा है मोबाइल में कॉलर ट्यून में कि भाई कोई भी लिंक आए एक्सटर्नल लिंक, उस पर क्लिक नहीं करना आपको। कोई भी अगर फर्जी पुलिस बन के आपको फ़ोन करके धमकी दे कि भाई चलो ठीक है हमको इतना रंगदारी दो, मतलब साइबर क्राइम से बचने के लिए जो है ये केंद्र बनाया गया है। और भारत सरकार भी इस समय जो है जागरूकता सप्ताह चला रही है, जागरूकता सप्ताह नहीं जागरूकता माह चला रही है कि लोग जागरूक हों और साइबर फ्रॉड में ना फंसें, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करेंट अफेयर्स के साथ, तो बने रहिए इस चैनल पे। और देखिए जो लोग नए हैं उनको भी जोड़ते रहिए इस सेशन से, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए वीडियो को और शेयर करवाइए। थैंक यू।